तारीख थी 14 अप्रैल 1999 की शाम। जापान के हितियारी शहर के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम हिरोशी था, वो अपना पूरा दिन का काम खत्म करके अपने ऑफिस से अब अपने घर की तरफ जा रहा था। उसके घर पर उसकी पत्नी और एक बेटी जो कि सिर्फ 11 महीने की थी और उसका नाम यूका था, वो उसका घर पर इंतजार कर रहे थे। अब वो बड़ी खुशी से अपने पत्नी और अपनी बच्ची के लिए घर पर जा रहा था और जैसे ही वो घर के सामने पहुंचा, उसने आगे बढ़कर गेट को खटखटाया। लेकिन जैसे वो गेट खटखटाने वाला था, तभी उसने देखा कि दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। अब ये देखकर उसके मन में लाखों सवाल उठने लगे कि इस घर के अंदर पहले से दरवाज़ा कैसे खुल सकता है, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी वो पूरी सावधानी बरता करती, वो एक मिनट के लिए भी ऐसे गेट खुला नहीं छोड़ सकती थी। अब ये सोचकर वो धीरे से आगे बढ़ता है। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर की तरफ आगे बढ़ता है। आगे जाकर उसने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची का नाम लेकर उन्हें पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने एक एक करके पूरे घर को छान मारा, लेकिन अंदर उसे कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो बेडरूम में अपनी कबर्ड के पास जाता है। उस अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था, थोड़ा सा उसका दरवाज़ा खुला था, साथ में उस अलमारी के अंदर से एक कंबल का छोटा सा टुकड़ा बाहर की साइड लटक रहा था। अब वो डरता डरता उस अलमारी के पास जाता है। जैसे ही उसने उस अलमारी का दरवाज़ा खोला, वो एकदम से पीछे हटता और ज़मीन पर गिर पड़ता है, क्योंकि जो उसने देखा था उसे देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि अलमारी के अंदर उसकी पत्नी की लाश थी जो कि कंबल में लपेटकर वहाँ पर खड़ी कर रखी थी। इसे देखकर ये वहाँ पर गिर पड़ा और इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ये खुद को संभाल नहीं पा रहा था। इसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। जिसके बाद इसने हिम्मत करके अब पुलिस के पास फ़ोन किया। आधे घंटे बाद अब पुलिस भी इस घटना स्थल पर पहुँचती है। पुलिस यहाँ पर आकर अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। वो ये देखकर हैरान थे कि यहाँ पर इस महिला को इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा। पुलिस वाले जैसे वहाँ पर जांच कर रहे थे, उन्हें एक छोटी सी कबर्ड मिलती है, यानी कि ड्रॉर। उस ड्रॉर के अंदर उन्हें एक काले रंग का प्लास्टिक का बैग मिला और उस प्लास्टिक के बैग के अंदर उसकी 11 महीने की बच्ची यूका थी। ये सब कुछ देखकर वो एकदम से टूट गया, क्योंकि उसकी पत्नी और उसकी बेटी दोनों एक साथ मारे जा चुके थे। अब पुलिस वालों ने इन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया और दूसरी तरफ पुलिस वाले अपनी जांच में लग चुके थे। और फिर इस घटना के 4 दिन बाद हिरोशी के घर से थोड़ी दूर पर ही एक इंटरनेट कैफे था। पुलिस वालों ने वहां पर छापेमारी की। वहां से उन्हें एक 18 साल का लड़का मिलता है जिसका नाम ताकायुकी था, और यही असली हत्यारा था जिसने प्लान बनाकर इस माँ बेटी को मारा था। ये ताकायुकी ही था जो प्लम्बर के भेष में, इसने प्लम्बर की ड्रेस पहनी, साथ में उसके इक्विपमेंट्स लिए, जो प्लम्बर यूज करता है वो वाले सारे इक्विपमेंट्स लेकर ये अब बचता बचाता हिरोशी के घर पर पहुंचता है। वहां पर आस पड़ोस में जब उसे कोई देख नहीं रहा था, मौका पाते ही वो उस घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर जाने के बाद जैसे ही हिरोशी की पत्नी ने उसे देखा, वो उसके ऊपर टूट पड़ी। इन दोनों के बीच में बहुत देर लड़ाई चली, हाथापाई इन दोनों के बीच में भयानक वाली हो रही थी, लेकिन वो कब तक अपना बचाव कर पाती। ताकायुकी ने मौका पाते ही उसे नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने के बाद जैसे ही वो चीख मारने वाली थी, उसने मुंह पर उसके हाथ रखा और बाद में ताकायुकी ने उसके मुंह पर टेप लगा दी ताकि वो बोल ना सके और चीखे ना मार सके, जिसकी वजह से अब उसकी पत्नी का दम घुटने लगा। धीरे धीरे अब वो बेहोश होने लगी और ऐसे ही उसकी मौत हो गई। और जैसे ही हिरोशी की पत्नी की मौत हुई, ताकायुकी उसे काफ़ी देर तक वहीं पर बैठा देखता रहा। इसके बाद उसने उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज़ किया और वहीं पर यूका जो कि 11 महीने की बच्ची थी, वो अपनी माँ की तरफ घुटनों के बल चलकर जा रही थी। जैसे ही ताकायुकी ने उसे देखा, वो उसे पीछे हटा रहा था। 2-3 बार ताकायुकी ने यूका को पीछे हटाया, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रही थी। अब ताकायुकी यही सोच रहा था कि अब इसने रोना स्टार्ट कर दिया तो आस पड़ोस के लोग यहाँ पर आ जाएंगे और मैं फंस जाऊंगा, जिसकी वजह से वो अब रस्सी उठाता है और यूका के गले पर लगाकर उसको भी मार देता है।
इसके बाद वो यहाँ से बाहर निकलता है बिना किसी हिचकिचाहट के। वो पास के ही इंटरनेट कैफ़े में गेम भी खेलता है। और जब इस मामले के बारे में बाहर जापान के लोगों को पता चला कि एक 18 साल का ताकायुकी नाम का लड़का है जिसने 2 जनों की हत्या कर दी है, ये बात सुनते ही सभी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा हो गया। और उसके बाद जो हिरोशी था उसने इसके ऊपर यानी कि ताकायुकी के ऊपर केस डाल दिया कि उसने इसकी पत्नी और बच्चे की हत्या की है। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यानी कि इसको मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट था उसने हिरोशी की ये याचिका खारिज कर दी, क्योंकि उसका कहना था कि जो ये ताकायुकी है ये अभी 20 साल का नहीं हुआ है, ये सिर्फ 18 साल का है। वहाँ पर जो अडल्ट की उम्र है वो 20 साल है और ये जो ताकायुकी था ये 18 साल का था। उनकी नज़रों में ये नाबालिग था, इसलिए इसे मौत की सज़ा नहीं मिल सकती थी। और इसकी वजह से जो वहाँ के बाहर के लोग थे, जब उन्हें इस बारे में पता चला कि उस याचिका को खारिज कर दिया गया है, तब उनके अंदर से गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि ये जो लड़का है ये सारी हदें पार कर चुका है, ये कोई नाबालिग नहीं है, ये बालिग हो चुका है, इसने नाबालिग वाली तो कोई हरकत ही नहीं की। और जो ये ताकायुकी था इसको पकड़ने के लिए भी पुलिस वालों को ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं किया, बल्कि जो ये हत्या करके वहाँ से भागा था ये पीछे बहुत सारे सबूत छोड़ के आया था, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने जाकर इसको इंटरनेट कैफे से गिरफ्तार कर लिया। फिर मार्च 2000 का टाइम आता है। अब इस केस की पहली ट्रायल थी और अदालत में अब जो हिरोशी था वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी की फोटो लेकर अदालत में पहुंचता है। जैसे ही वो अदालत में एंटर हुआ, जो जज सामने बैठे थे उन्होंने उसे साफ इनकार कर दिया और वहीं पर रोक दिया कि तुम अपनी पत्नी और अपनी बेटी की फोटो को लेकर अदालत में ऐसे नहीं आ सकते। उनका कहना था कि तुम विक्टिम की फोटो लेकर ऐसे अदालत में नहीं आ सकते, क्योंकि जो यहाँ पर ताकायुकी है उसके ऊपर इस चीज का मानसिक दबाव पड़ सकता है, उसकी दिमागी हालत खराब हो सकती है। ये पता नहीं कैसी बात थी जिसकी वजह से वहां पर सभी लोग एकदम से चौंक चुके थे कि ये जज साहब क्या कह रहे हैं। और फिर इसके बाद अब जो ये ताकायुकी था इसने यहाँ पर अपनी सफाई देना शुरू किया। इसने कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं की है, मैंने जानबूझ के हत्या नहीं की, बल्कि ये एक्सीडेंटली हो गया। मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसके अंदर ऐसे एक रिचुअल्स दिखाया गया था, वही रिचुअल्स मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो हत्या कब हो गई। वास्तव में वो ऐसी बेतुकी बातें कर रहा था अदालत के अंदर, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, उसकी बातों को कोई ध्यान से सुन ही नहीं रहा था। और इसके बाद ताकायुकी ने बताना आगे जारी रखा कि जो यूका थी उसके मरने के बाद मैंने उसे एक ड्रॉअर में डाल दिया था। जैसे डोरेमोन ड्रॉअर में जाकर टाइम मशीन में पीछे चला जाता है, वैसे ही मैंने सोचा कि ये भी पीछे जाकर वापस से जिंदा होकर आ जाएगी। ये पता नहीं यहाँ पर कैसी बातें कर रहा था, इसकी बातों का यहाँ पर कोई भी सर पैर ही नहीं था। ये क्या बात कर रहा है, शायद इसको खुद को ही समझ नहीं आ रही थी। और इसके बाद ताकायुकी ने बताया कि जो मैं प्लम्बर बना था वो भी मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं बना, बल्कि जो एक करेक्टर आता है जो बहुत फेमस करेक्टर है वीडियो गेम का, सुपर मारियो, उसकी कॉस्ट्यूम मैंने डाली थी। ताकायुकी खुद को एक कार्टून से कंपेयर कर रहा था। वो सोच रहा था कि जैसा कॉमिक्स बुक्स में होता है, वीडियो गेम में होता है, वैसा ही रियल जिंदगी में भी होता है। और ऐसे ही इसने वीडियो गेम की तरह यहाँ पर 2 लोगों की हत्या कर दी और इसके लिए यह कोई भी पछतावा नहीं कर रहा था। इसका मानना था कि जैसे वो रिवाइव हो जाते हैं वैसे ही ये भी उठ जाएंगे। और ये सारी बात खत्म करने के बाद जो ताकायुकी था हल्की सी अपनी गर्दन ऊपर की तरफ उठाता है और हिरोशी की तरफ देखता है। उसकी तरफ देखकर वो मंद मंद मुस्कुराने लगता है। और दूसरी तरफ जो हिरोशी था उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा फूट रहा था, वो उसकी तरफ देख रहा था। जिसके बाद जो ताकायुकी का वकील था उसने ताकायुकी की तरफ इशारा किया, जिसके बाद उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली और उसने कहा कि मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, मुझे पश्चाताप है इस चीज का, मैं इस चीज के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। और यहाँ पर बस ये एक ही शब्द बोला गया था कि मैं खुद को गिल्टी फील कर रहा हूँ। इसी बात पर जो जज थे उन्होंने ये फैसला दे दिया कि जो ये इसको उम्र कैद की सजा है वो नहीं होगी, बल्कि इसको 7 से 8 साल की सजा होगी। और अगर ये जेल के अंदर अच्छा व्यवहार रखता है तो उससे पहले भी इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये फैसला सुनते ही पूरी की पूरी अदालत एकदम से सन्न हो गई थी, उनको जैसे कोई बहुत बड़ा झटका लगा। और दूसरी तरफ जो हिरोशी था वो भी अंदर से बहुत ज्यादा गुस्से में हो रहा था। जैसे ही अदालत का ये
कार्रवाई खत्म हुई, हिरोशी बाहर निकलता है। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसने कहा कि मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची के लिए यहाँ पर कुछ भी न्याय नहीं है, मुझे न्याय नहीं मिला। यहाँ पर जज साहब ने तो उसे सिर्फ 7-8 साल की सजा सुना दी। ठीक है, उन्होंने जो किया वो उनके लिए ठीक है। जब ये ताकायुकी बाहर आएगा उसके बाद मैं अपने दोनों हाथों से उसे मार डालूंगा और मैं खुद ही अब उसको सजा दूंगा। और जो ये ताकायुकी था, ये कानून की कमी की वजह से और हर बार जब भी ये अदालत में पेश हुआ करता, इसकी बयान हर बार अलग हुआ करती। ये बहुत अजीब अजीब बयान दिया करता। जो इसने पहले बयान दिया होता उसकी वजह से ये अगली बार कुछ और बयान दे देता, जिसकी वजह से ये मामला और भी ज्यादा उलझता जा रहा था। फिर ताकायुकी को अब जेल के अंदर डाल दिया गया। जेल के अंदर भी वो आराम से टिक कर नहीं बैठता। वहां से भी वो अपने दोस्तों के लिए लेटर लिखा करता, लेटर में उनसे बात करता, लेकिन वो बहुत गंदी गंदी उसके अंदर बात किया करता। और ऐसे ही एक लेटर बाहर उसने अपने दोस्त को लिखा, लेकिन वो लेटर पब्लिकली आ गया। उसके दोस्त ने शायद उसे पब्लिक कर दिया या किसी और वजह से वो पब्लिक के सामने आ चुका था। उस लेटर के अंदर बहुत गंदी बात उसने लिख रखी थी। ताकायुकी ने उसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं एक स्ट्रीट डॉग की तरह हूं जो इधर उधर घूमता रहता है और जहां भी उसे फीमेल डॉग्स दिखती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। ये तो कोई अपराध नहीं है। ये ऐसी बातें इसने लेटर के अंदर लिख रखी थी। पता नहीं ये जानबूझकर ये सारी बातें लिखता था या इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी ये ऐसा ही कुछ कर रहा था। और आगे उसने लेटर में लिखा था कि 7-8 साल के बाद मैं बाहर आ जाऊंगा। हमेशा बुराई की ही जीत होती है और ऐसे ही मेरी भी जीत हो जाएगी जब मैं 7-8 साल के बाद बाहर आऊंगा और आप भी वहीं होंगे और मैं भी वहीं होऊंगा। उसके बाद हम बहुत बड़ी एक पार्टी करेंगे। और जब ये लेटर बाहर आया, जो बाहर की पब्लिक थी वो बिल्कुल बुरी तरीके से भड़क चुकी थी। उनका कहना था कि ये ताकायुकी कैसा इंसान है जिसने 2 लोगों की हत्या कर दी, इसके बाद भी ये खुद को कुछ भी नहीं समझ रहा। ये सोच रहा है कि इसने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन इसके बाद जो हिरोशी था उसके वकील ने उसे बुलाया। उसने उसे समझाया कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मेरे घर पर भी एक बेटी है, जो कानून ने तुम्हारे साथ किया है वैसा मैं कुछ होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और इसको कड़ी से कड़ी हम सजा दिलवा कर रहेंगे। हिरोशी ने बहुत बार इस केस के अंदर बहुत सारी याचिकाएं लगाई, लेकिन उसकी याचिकाएं हर बार खारिज कर दिया करते। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा था। वो अपने बेटी और अपनी पत्नी के लिए ऐसे ही लड़ता जा रहा था। जिसके बाद जो हिरोशी था वो रात को 10:30 बजे एक टीवी इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। उसने इंटरव्यू के दौरान वहां पर कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा कि जो ये क्रिमिनल लॉ है ये हमारे देश का खत्म हो चुका है। यहाँ पर विक्टिम के लिए कोई भी कानून नहीं है, उसके लिए कोई भी उसकी रक्षा नहीं करता। और जब ये बयान बाहर पब्लिश हुए उसके बाद लोगों के अंदर एक अजीब सा गुस्सा फूट पड़ा। और तो ये इस इंटरव्यू को वहां के प्रधानमंत्री ने भी देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो इस कानून प्रणाली को अब ठीक करेंगे और इसको वो न्याय दिलवाएंगे। इस चीज का उन्होंने वादा भी किया। और प्रधानमंत्री के वादे के बाद इनके अंदर एक नई उम्मीद की किरण आई और 14 मार्च 2002 को इन्होंने दोबारा से उस केस को रीओपन करवा लिया। केस रीओपन होते ही इसमें दोबारा से याचिका लगाई गई कि इसे मौत की सजा होनी चाहिए, लेकिन इस याचिका को फिर से खारिज कर दिया जाता है, यही कहकर कि वो अभी 18 साल का है, उसको मौत की सजा नहीं मिल सकती। इसके बाद फिर 22 अप्रैल 2008 को जापान के उस सुप्रीम कोर्ट के आगे 4000 लोग इकट्ठा हो गए हिरोशी को न्याय दिलाने के लिए। और इसी चीज को देखते हुए अदालत ने जो ताकायुकी था उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी, लेकिन उसको अभी भी मौत की सजा नहीं सुनाई, क्योंकि उनका मानना था कि वो अभी भी नाबालिग है, उसे मौत की सजा नहीं दे सकते। लेकिन वहां पर जो ताकायुकी का वकील था वो उसको बार बार बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि ताकायुकी ने ये एक्सीडेंटली कर दिया, उसका कोई भी इरादा नहीं था उन्हें मारने का, वो तो बस बेचारा एक असहाय बच्चा था। वो अपनी माँ के खो जाने के दुख में इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका था, क्योंकि उसकी माँ उसे कुछ टाइम पहले ही जब वो बच्चा था उस टाइम पर उसे छोड़कर वो चली गई, यानी कि उसकी मौत हो गई, उसने खुदकुशी कर ली थी। अब उसके बाद वो अकेला रह चुका था, जिसके बाद वो धीरे धीरे खुद को अकेला महसूस करने लगा। और इसके बाद वो घर से निकलता है अपनी माँ की तलाश में, और उसने देखा कि हिरोशी की पत्नी का घर खुला है। वो उस घर के अंदर चला गया, वो माँ को पाने के लिए वहां पर गया था। वहां पर जाकर उसने
हिरोशी की पत्नी को गले लगा लिया और वो उससे कसकर गले लगाए रखना चाहता था, क्योंकि वो उसे अपनी माँ की तरह देख रहा था। और उसको काफ़ी देर तक जब उसने गले लगाया तो जिसकी वजह से हिरोशी की पत्नी का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। ये उसने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि उसने गलती से ये सब कुछ कर दिया। ये पता नहीं कैसी बातें कर रहा था, इतना बड़ा वकील होकर भी ऐसी बातें पता नहीं उसके मन में कैसे आ रही थी। और इसके बाद ताकायुकी से पूछा गया कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज क्यों किया तुमने, अगर तुम उसे मां मानते थे। तब उसके वकील ने फिर से यही जवाब दिया कि वो उसको दोबारा से जिंदा करना चाहता था, क्योंकि उसने एक किताब में पढ़ा था कि अगर मैं उसके अंदर अपना सीमन डाल दूंगा तो वो दोबारा से जिंदा हो जाएगी। वो तो उसे जिंदा करने की भावना से उसके साथ ये सब कर बैठा, उसकी कोई भी इसमें गलती नहीं है। ताकायुकी के वकील ने बार बार यही कहा कि वो अपनी माँ को खोने के दुख में इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि उसने इस कदम को उठा दिया, उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो तो बेचारा एक बच्चा है। लेकिन जो हिरोशी का वकील था उसने इस सारी चीज को ही एक बात में ही खत्म कर दिया। उसने कहा कि ये चाहे कुछ भी हो लेकिन इसने 2 हत्याएं की हैं। उसने सारा मामला घुमा फिरा कर हत्या पर लाकर खड़ा कर दिया। जिसके बाद जो वहां के जज थे उन्होंने देखा कि जो लोग हैं उनके बीच में भी इस चीज से गुस्सा भड़क रहा है कि ये कैसी अजीब अजीब यहाँ पर बातें कर रहे हैं। जिसके बाद जो ताकायुकी का वकील था, जो भी वहां पर दलील दे रहा था, उनको सबको खारिज कर दिया गया और ताकायुकी को अब मौत की सजा सुना दी गई। ये जापान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि एक नाबालिग लड़के को मौत की सजा सुनाई गई थी। और दूसरी तरफ हिरोशी और बाहर की पब्लिक बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनकी ये जीत थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी, क्योंकि 20 फरवरी 2012 को जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने इसकी मौत की सजा को हटाकर फिर से आजीवन कारावास कर दिया, क्योंकि जो हिरोशी की पत्नी और उसकी बच्ची थी उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ थी। इसके बाद उनको कब्रिस्तान से बाहर निकाला जाता है और उनकी जांच की जाती है। उस गलती को ठीक करके फिर से उसे यानी कि ताकायुकी को मौत की सजा सुनवाई जाती है। लेकिन इसके बाद 2014 में उसे जेल से ट्रांसफर कर दिया, उसे हिरोशिमा जेल के अंदर रखा गया है। और 2016 में अब आखिरी उसकी सुनवाई हुई थी। उसके बाद इस केस में आगे कुछ भी नहीं हो रहा है। वो जेल के अंदर आज भी ऐसे ही मौजूद है और जिंदा है। उसके केस के साथ जुड़े हुए सवाल आज भी ऐसे ही लटके हुए हैं। वो एक मिस्ट्री बने हुए हैं कि आगे जाकर इसको क्या सजा मिलेगी या फिर ये ऐसे ही जेल के अंदर रहेगा। दूसरी तरफ हिरोशी और बाहर की पब्लिक भी यही सोच रही है कि उनकी बेटी को और उसकी पत्नी को कब इंसाफ मिलेगा। वो इसी वेट में है कब ताकायुकी को मौत की सजा होगी। लेकिन पता नहीं ये सब कुछ मुमकिन भी है या नहीं। जापान की सरकार पता नहीं ये चीजें कब करेगी। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें कि इस ताकायुकी को क्या सजा मिलनी चाहिए जो कि इतना निर्दयी है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।